बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा लेक्चर नंबर 9 है, सॉरी माजरत 8 मैंने लिख दिया। लेक्चर नंबर 9 है स्विफ्ट बैच। हम लोगों की सारी डिस्कशंस पास पेपर की मुकम्मल हो गई थी। 4 पास पेपर्स हैं हमारे 2022 के, 2 एक मार्च का पेपर है जी, मार्च 2022 का, फिर सितंबर का 2022, और फिर इसी तरह हम लोग 2 पेपर्स और डिस्कस कर रहे हैं, मार्च 2023 और सितंबर 2023। ये सारे पेपर्स हम लोग चारों जो स्कीम चेंज के बाद आए थे, हम, और ये हमारा रोल मॉडल है, ये चारों हम हर एंगल से डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्ट हमारा सिर्फ पार्टनरशिप का टॉपिक जो कि लास्ट क्लास में कंप्लीट हुआ था, उसके पास पेपर डिस्कस नहीं हुए। तो बस वो डिस्कस करने हैं जी, आज की क्लास में हमारी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ स्प्रिंग 2022 के पास पेपर पे बेटे। अगर आप देखना चाहो तो हम लोग मार्च 2022 का पास पेपर देख रहे हैं, और ये सारा हम पेपर ऑलरेडी हमारी बुक में भी एम्बेडेड है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ हम लोग इसको क्या कहते हैं, इधर से भी देख रहे थे ताकि ज़रा पता। तो सारा पेपर हम कर चुके हैं एक्सेप्ट कि हम लोगों ने पार्टनरशिप देखा हो। तो पार्टनरशिप वाला सवाल, क्रिप्टन ट्रेडर, अगर आपको याद हो, इस सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ओपन किया है, हालांकि मैं जानता हूँ ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। अगर आपको याद हो तो ये 2 टॉपिक्स के ऊपर था, बल्कि एक सिंपल टॉपिक पे था कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो डिसीजन कैसे होगा, और अगर कोई स्पेशल बिजनेस हो जो कि नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर दे तो डिसीजन कैसे हो रहा होगा। तो ये हम ऑलरेडी क्लास के अंदर, बुक के अंदर ही डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपको याद हो तो इसी का 2 पार्ट थे। इसका बी पार्ट जो था, अगर आपको याद हो तो वो स्टैट्यूटरी राइट्स और ड्यूटीज़ के ऊपर था, और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, इन दोनों में मैंने ये पार्ट्स ऐड किए हुए थे, और हम ये क्लास के दौरान ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है मैंने सिर्फ आपको दिखाना चाहा कि ये 2022 का जो पेपर है ये हम ऑलरेडी, चूँकि हमारी ये जो है, ये ऑलरेडी चूँकि मेरे वर्जन के अंदर, जो मेरी बुक का वर्जन था उसके अंदर ये ऑलरेडी एडेड था, तो ये ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। ये हमारी आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट मेरा वर्जन था उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। हम इसलिए चल रहे हैं आप ज़रा सितंबर 2022 के ऊपर, और देखते हैं कि वहाँ पे पास पेपर में कौन सा सवाल पूछा गया, क्योंकि बाकी पेपर हम ऑलरेडी सितंबर 2022 का पेपर कर चुके हैं क्लास में डिस्कस। हम लोगों ने सिर्फ इसका पार्टनरशिप का सवाल देखना है। तो आई एम कमिंग ऑन डायरेक्टली ऑन पार्टनरशिप क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा सवाल था, एक बहुत डिटेल क्वेश्चन था, ठीक है। तो जरा देखते हैं। ऑन 30 जून नोमान, सलीम, अहमद एंड सारा, ये 4 लोग जो हैं पार्टनरशिप में एंटर हुए। बिजनेस का काम था मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेनिम फैब्रिक में काम कर रहे थे, और नाम रखा डिमास्क ट्रेडर के नाम से, डीटी के नाम से। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, नुमान जो एक पार्टनर है उसने बताया, डिस्क्लोज किया दूसरे पार्टनर को, हिज इंटरेस्ट इन द फैमिली बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ वेलवेट फैब्रिक, कि मेरा बिजनेस जो है फैमिली वो वेलवेट फैब्रिक्स में है। ड्यू टू हिज कनेक्शन विद अ फॉरेन बायर, नुमान brought in many export order for DT. Salim handled operation and ensured timely delivery of orders to कस्टमर। अच्छा, अब जरा देखो, इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन नुमान और सलीम की ड्यूटीज बता दी कि नुमान वो बंदा है जो अब्बे का पहले भी बिजनेस संभाल रहा है, और वेलवेट फैब्रिक का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी जान पहचान है, तो कस्टमर लेकर आ रहा है। जबकि सलीम दूसरा पार्टनर जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन मैनेज कर रहा है। तो कहते हैं, बीइंग द कंसल्टेंट ऑफ डीटी, आप डिमास्क के कंसल्टेंट हो, कंसिडर द फॉलोइंग मैटर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो पहला मैटर आपके सामने आया। ऑन 5 सितंबर 2022 a meeting was held to discuss the financial performance of DT for the year ended 30 जून की साल खत्म हुआ, सितंबर में उन्होंने एक मीटिंग रखी, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। तो पहला पॉइंट था, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिटरमिन्ड आफ्टर एक्रूइंग सलीम सैलरी ऑफ ₹100,000 पर मंथ फॉर रनिंग DT's ऑपरेशन। आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है फाइनेंशियल्स के अंदर, वो 1 लाख रुपया सैलरी सलीम को देने के बाद, पूरे साल की यानी 12 लाख रुपया सैलरी देने के बाद डिटरमिन किया। नुमान ने कहना है कि नुमान फाउंड दैट दिस अनजस्टिफाइड एंड डिमांडेड एन इक्विवेलेंट सैलरी फॉर हिज एफर्ट टू एस्टैब्लिश डीटीज बिजनेस। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ नुमान्स व्यू पॉइंट। नुमान का कहना है कि आप उसे 1 लाख रुपया महीना दे रहे हो, मुझे भी उतना दो, मैं भी तो बिजनेस के लिए कस्टमर लेकर आ रहा हूँ, ब्रॉड कर, मतलब मैं भी तो बिजनेस की वैल्यू ऐड कर रहा हूँ।
तो ये एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर आपने ओपिनियन देनी थी कि क्या नुमान का व्यू पॉइंट क्लियर है। तो बड़ा आसान सा, मैंने जिस तरह कहा कि पार्टनरशिप की जो प्रोविजंस हैं वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन पूछने का अंदाज ऐसा है कि बच्चा उसको प्रॉपर्ली खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वो हमने बस सीखना है कि पार्टनरशिप के अंदर अगर क्वेश्चन का आंसर देना है तो किस अंदाज से देना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहो तो देखो बेटे, वो अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था कि भाई सैलरी पार्टनर्स की सैलरी नहीं होती, क्योंकि वो पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर, थैंक यू सो मच, अगर वो पार्टनर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो, और दिन से मैंने कहा था कि ऑपरेशन देख रहा है, सुबह 9 से 5 आता है बेचारा, तो उस ऐसे केस के अंदर वो पार्टनर सैलरी ले सकता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। यानी वो यही हिसाब था ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जब सारे विलिंग हैं तो आप कर सकते हो ऐसा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर देखो, यहाँ पर नुमान की बात बड़ी एक अजीब सी कंट्रोवर्सी सी क्रिएट कर रही है कि अगर ये बात पहले डिसाइड नहीं तो 1 लाख क्यों दे रहे हो, और अगर ये पहले डिसाइडेड है कि वो 1 लाख लेगा तो फिर अब एतराज क्यों कर रहे हो। सीधी सी बात है, अगर ये ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द मेंबर्स, बाय द पार्टनर्स, अदर पार्टनर के नुमान को हम सलीम को सैलरी देंगे, तो फिर अगर ये पहले डिसाइडेड है तो अब नुमान का जो ओपिनियन है या नुमान का जो गिला है वो अनजस्टिफाइड है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर दूसरे सिनेरियो में अगर वो उसको ऑलरेडी पता नहीं है तो इसका मतलब पहले ये डिस्कस ही नहीं हुआ, फिर तो ये पहले डिस्कस होना चाहिए। अप्रूवल के साथ ही सैलरी दी जा सकती है, विदाउट अप्रूवल सैलरी नहीं दी जा सकती। पहली बात क्लियर हो गई। सो ये आपने दोनों एंगल से ये सवाल डिस्कस करना था, नुमान की वैलिडिटी जो थी वो दोनों तरीकों से बतानी थी। ठीक है जी, दूसरे पे आ रहा हूं, 20% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो इसमें जो पहले में डिस्कशन हुई वो सैलरी के ऊपर थी। दूसरा पॉइंट, 20% of the export order were combined order from denim and velvet fabric which were jointly fulfilled by DT and Numan's family business। दोनों ने बिजनेसेस ने मिलके पूरे किए, क्योंकि दोनों का कंबाइंड ऑर्डर था। 20% ऑर्डर थे टोटल। मैं अगर कहूँ कि 100 मिलियन के ऑर्डर थे तो 20 मिलियन का काम मिलकर किया उन्होंने। सलीम आर्ग्यू कि सलीम का कहना है कि 50% ऑफ द वेलवेट बिजनेस जो है वो DT को सरेंडर करे। कमेंट कीजिए जी सलीम के आर्गूमेंट पर, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर आप गौर करो भाई, नुमान का जो फैमिली बिजनेस था वो तो था वेलवेट फैब्रिक का, और आप कर रहे हो डेनिम फैब्रिक के। तो पहली बात, ये कंपीटिंग बिजनेस ही नहीं है। दूसरी बात, नुमान ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया था कि उसका फैमिली का बिजनेस है। और फिर और मजेदार बात, नुमान का बिजनेस अब्बे का पहले था, आपने बिजनेस अब खोला है, तो बच्चा कौन है, चूचा कौन है? आपका बिजनेस चूचा है ना, उसका बिजनेस तो नहीं। आप उसके बिजनेस से मदद लेके, हेल्प लेके अपना बिजनेस चमका रहे हो। ठीक है, उसकी गुडविल यूज करके, ना कि कहीं वो आपकी बिजनेस की गुडविल या बिजनेस का नेम इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं हो रहा। तो पहली बात है, ये सीक्रेट प्रॉफिट है ही नहीं। और अगर सीक्रेट प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर ये बात क्लेम करना सलीम का कि हमें वो 50% ऑफ द वेलवेट बिजनेस दे, ये जस्टिफाइड नहीं है इस एंगल से। क्योंकि पहली बात, ये कंपीटिंग बिजनेस नहीं है, और सेकंड कि इसका ऑलरेडी डिस्क्लोजर जो है वो एक पार्टनर ने, नुमान ने ऑलरेडी दिया हुआ था। और हमने ये पढ़ी थी बात कि अगर कंपीटिंग बिजनेस ना हो तो इजाजत है करने की, अनलेस कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिख दिया जाता है DT की कि खबरदार कोई पार्टनर कोई और बिजनेस नहीं करेगा, तो फिर नुमान शायद किसी और बिजनेस में एंगेज ना होता। लेकिन ये तो कोलैबोरेशन का बिजनेस था, इसमें आप उसका 50% प्रॉफिट क्यों मांग रहे हो? ठीक है, तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ पे आते हैं जी, तीसरे पार्ट पे। अहमद इन्फॉर्म्ड दैट ही हैड पेड ₹9 लाख फॉर हिज पर्सनल बैंक अकाउंट टू अ सप्लायर ऑन 31 जनवरी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन DT's बैंक अकाउंट। फर्म के पास पैसे नहीं थे, 9 लाख रुपए अहमद ने पे कर दिया। ऑन 31 में अमाउंट उसको वापस कर दी गई अहमद को, क्योंकि पार्टनर ने पे की थी अपनी पर्सनल पॉकेट से, तो फर्म ने पैसे वापस कर दिए। ही डिमांडेड 27,000 एज अ प्रॉफिट विच ही वुड हैव अर्न्ड इफ द फंड्स वर मेंटेन इन हिज बैंक अकाउंट। कहता है कि अगर यही मैं किसी डिपॉजिट अकाउंट में रखवा देता, वहां से 27,000 रुपया इंटरेस्ट आता, मुझे 27,000 रुपया पे करो। तो अब इसके ऊपर आपने कमेंट करना है कि क्या अहमद का क्लेम उसे देना पड़ेगा फर्म को, जो DT है, क्या उसको 27,000 पे करना पड़ेगा? तो फौरन से पहले एक आसान सी प्रूवियन आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए थी, और वो था कि अगर कोई भी पार्टनर कोई एडवांस, कोई लोन देता है
तो जितना रेशो वो एग्री करेंगे इंटरेस्ट रेशो, वो इंटरेस्ट रेशो पे पेमेंट होगी, फर्म पे करेगी। लेकिन अगर कोई रेशो डिसाइड ना हो तो हमने कहा था एक बेंचमार्क है एंड दैट इज 6%। तो बेटे सीधी सी बात है, देखो बड़ा आसान सा फॉर्मूला था। 9 लाख रुपए का उसने एडवांस दिया और उसने वो एडवांस दिया 31 जनवरी को, ठीक है, और वापस फर्म ने कर दिया ऑन 31 मई। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 मंथ्स का तकरीबन उसने लोन दिया फर्म को। तो बेटा बड़ा आसान है कि देखो रेट कोई डिफाइंड है नहीं, डिफाइंड, तो 6% इंटरेस्ट था, मल्टीप्लाई 4/12। तो इस तरीके से इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लेना था। जो भी इंटरेस्ट निकलता आपने, वो डीटी बाउंड थी कि वो इंटरेस्ट पे करती, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो किसी पार्टनर ने कैपिटल से ज़्यादा कंट्रीब्यूट की है या एडवांस पे किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँ इसको, 9 लाख इंटू 6% इंटू 4/12, सो 18,000 वो इंटरेस्ट है जो उसने पे करना था। ठीक है जी, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। और देखो कितने आसान सवाल है। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैंने बार बार कहा प्रोविजन मुश्किल नहीं है, आसान सी प्रोविजन वो टेस्ट कर रहा है, लेकिन बस इतना है कि आपने उसे क्लिक करना है और उसको लिखने का अंदाज आपका अच्छा होना चाहिए। पार्टनरशिप इसीलिए ट्रिकी समझा जाता है कि बच्चा उसको उस अंदाज से पढ़ता नहीं, उस अंदाज से एक्सप्रेस नहीं करता अपनी बात को, तो एग्जामिनर उसके वहीं पे सारे नंबर काट लेता है। और मैंने ये भी आपको टिप ऑलरेडी दे चुका हुआ हूं कि पार्टनरशिप शुड बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। अगर दिल करता है कि नहीं लास्ट में नहीं करना, प्रेशर बहुत होता है, सेकंड लास्ट कर लो, इससे पहले करने की जरूरत नहीं है। During the meeting, Noman stated that since he had bought most of the order for DT, remaining partner cannot use the brand Dimas Trader if he decide to leave the partnership. Discuss the validity of Noman's statement. वो कहता है बहुत से ऑर्डर मैं लेके आया हूं, इसलिए बिजनेस की गुडविल मेरी है, कोई और इसका नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि हमने पढ़ा था कि अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर, कि इन्होंने आपस में तय कर लिया होता शुरू में ही कि हाँ भाई जितनी भी गुडविल होगी वो डीटी की गुडविल जो है वो सिर्फ एक पार्टनर की होगी, तो वो अलग कॉन्सेप्ट था। अगर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो फर्म की गुडविल सबकी गुडविल होती है, सब शेयर करते हैं, सबका हिस्सा होता है। तो नुमान की ये स्टेटमेंट जो है ये इनवैलिड है कि भाई फर्म की जो गुडविल है डीटी की वो सब में शेयर होगी, किसी एक पार्टनर की हिस्सा जागीरदारी नहीं चलेगी। सो ये सेकंड लास्ट पार्ट था। और बी पार्ट है जी उसका, ऑन 15 अगस्त 2021 Sana died in a car accident and her 17 years old daughter Sarah was admitted to the benefits of the part। तो यहीं से क्लियर हो गया कि minor was admitted to the benefits of the partnership of DT on 8 September जी। Sarah is celebrate her 18th birthday। उसने ये भी बता दिया कि मेजर हो गई है on 8 सितंबर को। तो आपसे उसने 2-3 बातें पूछी हैं। उसने कहा सारा के राइट्स बताइए, लायबिलिटीज बताइए इन रिस्पेक्ट ऑफ डीटी ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी। तो वो आपको याद होगा, मैंने आपको पूरा एक स्केच पढ़ाया था, एक फ्लो चार्ट पढ़ाया था कि आप कैसे डिटरमिन करते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक दफ़ा उस स्केच को दिखा भी देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं उस स्केच को आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ सिर्फ, वरना मैंने आपसे ऑलरेडी ये फ्लो चार्ट्स ग्रुप में शेयर भी कर लिए हुए हैं। ठीक है, सो हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा था कुछ इस तरीके से, और इसी पे ऊपर सारी क्वेश्चन उसने पूछा है। तो ये एक फ्लो चार्ट था जी 18 हैप्पी बर्थडे वाला, कि उसने क्या क्या करना है, उसके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। जैसा पब्लिक नोटिस देना उसका ड्यूटी है, नहीं बनना चाहता तो बता दे। तो ये सारी चीज़ें उसकी राइट्स और ड्यूटीज़ यहाँ से इस सेक्शन से आपने लिखनी थी। ठीक हो गया जी। सो वापस आते हैं। सो इसके साथ ही ये चैप्टर स्प्रिंग 2022 जो है ये भी कंक्लूड हो गया। लीजिए हम तीसरे पास पेपर पे आ रहे हैं एंड दैट इज़ 2023। अगर आप इसको देखना चाहें ऊपर से तो ये मार्च 2023 का पास पेपर है। और बेटे मैंने ये भी सारा पेपर क्लास में करवा दिया हुआ है, मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के टॉपिक पे जा रहा हूँ और पार्टनरशिप पढ़ने लगा हूँ। सो इसमें 2 सवाल थे, पार्टनरशिप के 2 पार्ट्स थे। ठीक है, और 2 पार्ट्स के अंदर जो कंफ्यूजिंग था, मैं पहले पार्ट से खासा डिसएग्री करता हूं कि उसका कोई सर पैर नहीं था। आईकैप ने एक ऐसा सवाल सेटअप किया जिसके सोल्यूशन में आईकैप को भी समझ नहीं आई कि उसने क्या लिखना है। लेकिन चलो जरा पढ़ते हैं। उसने सिर्फ डिफरेंट किस्म के वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किए जिससे बच्चा थोड़ा परेशान रहा कि पता नहीं इन वर्ड्स का मतलब क्या है। इनफैक्ट वो पेट का बिजनेस था,
और बर्ड्स के हवाले से, तो उसने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। तो मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। ये 2 पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे वाले सी और डी अगर आपको याद हो मैं क्लास में करा चुका हूँ और वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डील करते थे। सो इसी सवाल के सिर्फ 2 पार्ट्स हैं जो पार्टनरशिप से डील करते हैं, दैट इज 1A and B। क्वेश्चन नंबर 2, DC is a partnership firm engaged in the selling of various species of pet birds. The firm operations are managed by 2 partners. 2 partners business को manage कर रहे हैं, that is Faizan and Osama. Following matters are under consideration of the firm. Number 1, Haroon एक specialist है bird keeper, owns an every where he keeps exotic birds, वो जो आपके foreign birds होते हैं, species हैं, वो रखता था वो। In order to source exotic birds from abroad, अब ये वो word था जो शायद जिसका meaning शायद मिसिंग था, लेकिन आप कुछ भी ज़हन में ले आते हो उस वक्त, being a student, exotic bird, अच्छा कोई bird की species होगी, तो that would be enough। तो उसने कहा from abroad, बाहर से लेके आने हैं। फैजान plans to appoint Haroon as DC's agent। फैजान जो एक पार्टनर है उसने डीसी को एक एज डीसी एजेंट बना लिया हारून को, जो स्पेशलिस्ट था, इन फैसलाबाद फॉर परचेजिंग 100 बर्ड्स पर वीक, के तो एक वीक में 100 बर्ड्स खरीद और उसको अपनी कस्टडी में रख अंटिल द बर्ड्स आर सोल्ड आउट, तो जब तक नहीं बिकते तब तक तू अपनी कस्टडी में रख। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने बताना है। अच्छा बड़े मजे की बात, उसने देखो यहाँ पे लिखा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताना है, पार्टनरशिप में नहीं बात की। आगे कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन हारून्स अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसीज बिजनेस। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर तो आपने पार्टनरशिप से करना ही नहीं था। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ा और आंसर पार्टनरशिप से करना शुरू कर दिया, तो ये एक पहला मिस्टेक था। सेकेंडली ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजन लिखनी है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंट की पार्टनरशिप की तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब है ज्यादा फोकस एग्जामिनर तुम्हारा दिलाना चाह रहा है कि फोकस करो, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुमने एजेंट पढ़ा था और हम यहाँ पे हारून को एज ए एजेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, तो बताओ एक्सप्लेन करो हारून की अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसीज बिजनेस। बेटा हारून की अथॉरिटी डीसी बिजनेस के हवाले से मल्टीपल तरह की हो सकती है। देखो अथॉरिटी तो एक्सप्रेस भी हो सकती है, अथॉरिटी इंप्लाइड भी हो सकती है और अथॉरिटी अल्टीमेटली इमरजेंसी सिचुएशन वाली भी हो सकती है कि अगर वो इमरजेंसी पार्टनर भी तो एजेंट भी तो बन सकता है। बर्ड्स रखे हुए हैं, मरने वाले हो गए, उसने बेहतर समझा इसे बेच दें बजाय कि इसको होल्ड करने के, तो ऐसे अगर वो डिसीजन ले रहा है तो वो इमरजेंसी पार्टनर भी बन सकता है। तो आपने वो सारी ड्यूटीज का एक निचोड़ यहाँ पे बताना था, क्योंकि पूछने का अंदाज ही कुछ ऐसा वेग सा था कि आपके पास कोई हतमी फैसला नहीं होना था। आपने सारी अथॉरिटीज जो थी हारून की जिस तरह की थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। इम्प्लाइड अथॉरिटी में थर्ड पार्टी का नॉलेज, अगर आपको याद हो वो थर्ड पार्टी का एक लेंस होता था जो मैं समझाया था कि कैसे थर्ड पार्टी का पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करना है, तो वो सारी बातें आपको इस पार्ट में डिस्कस करनी थी। तो ये एक वेग सा क्वेश्चन था बट ठीक है, ट्रिकी वन, ठीक है जी, कंफ्यूज करने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। In February 2023, Osama attended an exhibition where he met Sarah, a well-known animal enthusiast and social media influencer. Osama ने request की सारा को कि वो DC join करे as a partner at a monthly remuneration of 1 lakh. Sarah agreed and joined DC as a partner on 6 March. Under the provision of Partnership Act, अब उसने clear कर दिया कि भाई मुझे partnership से जवाब दो। Describe Sarah's act which would bind DC. कौन से ऐसे acts होंगे जो DC को bind कर देंगे, firm को bound कर देंगे। Also identify the restriction on Sarah's implied authority as a partner, और बड़ी आसान सी बात कि उसकी अथॉरिटी पे restrictions क्या क्या हैं, किस किस किस्म की restrictions जो हैं वो सारा की implied authority पे अप्लाई की जा सकती on Sarah's authority as a partner। Identify the restrictions भी बतानी है, तो आपको पता है ना statutory restrictions given है, तो वो आपने यहाँ पे एक्सप्रेस करनी थी। बाकी सारा के जो एक्ट्स हैं वो एक्सप्रेस पी से भी बाइंड कर देगी और इम्प्लाइड अथॉरिटी के जमरे में भी थर्ड पार्टी को बाउंड कर देगी, प्रोवाइडेड दैट थर्ड पार्टी इनोसेंट हो, उसके पास नॉलेज ना हो उस रिस्ट्रिक्शंस का, उस एक्सटेंशंस का जो पार्टनरशिप फर्म ने, डीसी ने उस सारा के ऊपर लगाई हैं। और दूसरा टॉपिक था रिस्ट्रिक्शंस का, वो स्टेचुरी रिस्ट्रिक्शन का जिक्र कर रहा था। बेटा आपने उस तरफ जाके उसका आंसर करना था। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन ऐसे एड्रेस होना था और ये 8 नंबर का सवाल था, डिटेल्ड क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था। ठीक है जी, सो ये 2 चीजें बड़ी आसान सी आपने आंसर करनी थी और आपके 8 नंबर पूरे मिलने थे, बिकॉज ये मैथमेटिकल मार्क्स हैं। और ले जी अब हम अपने लास्ट पेपर की तरफ आते हैं जो कि पार्टनरशिप का पेपर है, और इसके अंदर अगर आप गौर करो तो सितंबर 2023 जो रीसेंट पेपर आया, बड़ा ही आसान सवाल पूछे गए पार्टनरशिप से, बहुत ही आसान, बल्कि ये पेपर ही बहुत आसान था। तो उसी में एक सवाल अगर मैं कहूँ कि ये देखिए, अगर मैं बी पार्ट पहले पढ़ देता हूँ। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन कीजिए सर्कमस्टांसेस अंडर विच
an individual entitled to share of up to 50% of the annual profit of the partnership firm would still not be recognized as a partner within that firm. तो कहता बताइए 50% प्रॉफिट ले रहा हो तब भी कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम उसे कहेंगे कि भाई ये पार्टनर नहीं है. तो अगर आपको याद हो वो एक चैप्टर 11 में ही उसने हमें बताया था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस. भाई प्राइमा फेशी हो सकता है, कंक्लूसिव नहीं है कि इसकी बेस पे तुम हतमी फैसला सुना दो कि ये पार्टनर है क्योंकि ये प्रॉफिट ले रहा है. ना ना ना, देयर आर एक्चुअली 5 फैक्टर जिनको कलेक्टिवली आपने देखना था और जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये होता है कि प्रॉफिट के साथ साथ क्या म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है पार्टनर्स के दरमियान के नहीं. तो बेटा वो जो लिस्ट थी कि लेंडर हो, विडो हो, सब पार्टनर हो, बैंक कोई आ गया है, गुडविल का रिटायरमेंट का शेयर मिल रहा है, तो वो सारी लिस्ट बस आपने यहाँ पे नरेट करनी थी और आपके 3 नंबर पूरे थे. मैंने पहले भी बताया कि एग्जामिनर यहाँ पे अब थोड़ा सा मिच्योर है. ऐसा नहीं होगा कि आपसे कहा जाएगा डिस्क्राइब कर दे वो फलां चीज, बल्कि आईकैप का अंदाज ये होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होते हैं ऐसे जो कि बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव है, आपने आंखें बंद करके मेमोराइजेशन यूज करनी है, मेमोरी पावर यूज करनी है और आपने कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन वो फिर भी पूछने का अंदाज ऐसे पूछता है ताकि बच्चा एक दफा सोच के उस प्रोविजन तक जाए. तो मैं हमेशा कहता हूं कि आईकैप का पूछने का अंदाज जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का भी वो भी ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा आपको एक केस बनाता है और फिर वो आपसे डायरेक्ट अपनी बात पूछ लेता है जो वो पूछना चाहता है. लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, लास्ट पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप टॉपिक. साद एंड आबिद आर क्लोज फ्रेंड्स एंड अवॉइड क्रिकेट. अच्छा जी, एंड एविड क्रिकेट एंथुसिस्ट. Saad opened a sports equipment store in Karachi and Abid extended his support in setting up the business. दोस्त ने खोला है एक स्टोर और दूसरा दोस्त हेल्प कर रहा है by introducing him to the Malik, a major supplier of cricket gear. अब उसने मलिक से इंट्रोड्यूस करवाया उसको, अपने दोस्त को, ठीक है, साद को. Subsequently, Saad representing Abid as his partner. अब साद ने क्या किया है, आबिद को रिप्रेजेंट किया कि आबिद लेके आया ना वो क्लाइंट सप्लायर लेके आया कि भाई इससे आप बेचें. अब साद ने क्या किया, साद ने रिप्रेजेंट किया कि आबिद जो है ना, ये जो आप जिसको जानते हो, ये मेरा बड़ा अच्छा मेरा पार्टनर है. Purchased cricket gear from the Malik, promising to pay on 31st August. However, he failed to pay the amount on the time. Under the partnership, discuss कीजिए whether Malik can recover his dues from Abid. अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपका होल्डिंग आउट पार्टनर का कॉन्सेप्ट है. देखो बेटे, जब साद झूठ बोल रहा था, मिस रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, फेक रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, तो असूलन लॉ कहता है कि भाई आबिद उस वक्त रिफ्यूज कर देता, डिनाई कर देता फैक्ट्स कि मैं इसका पार्टनर नहीं हूं. अगर आबिद को मिस रिप्रेजेंटेशन उसके सामने हो रही है और आबिद मुस्कुरा के दिखा रहा है और थर्ड पार्टी जो कि इस केस में मलिक है, मलिक उस पर ट्रस्ट करते हुए अगर उस ट्रांजैक्शन में एंटर हो गया और कल को लॉस हुआ, तो मलिक के लिए तुम दोनों पार्टनर हो. क्योंकि मैंने क्या समझाया था कि लॉ कहेगा, मलिक जो लॉ क्या कहेगा, लॉ इसको आबिद को कहेगा स्टॉप from being denying the fact that you have stated earlier. जो तूने पहले बयान किए थे अब तू मुकर नहीं सकता, जो पहले झूठ बोला था अब वो सच समझा जाएगा. और सच क्या समझा जाएगा, यही कि तुम दोनों पार्टनर हो. और अगर तुम दोनों पार्टनर हो तो मलिक के पास राइट है कि वो केस फाइल कर सकता है साद के खिलाफ भी और पूरी अमाउंट रिकवर कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है मलिक के खिलाफ भी और पूरी अमाउंट रिकवर कर सकता है, और वो केस फाइल कर सकता है दोनों के खिलाफ ज्वाइंटली. यानी अगर आपको याद हो तो मलिक के पास ज्वाइंट एंड सेवरल राइट्स हैं कि वो दोनों के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ज्वाइंटली भी और सेवरली भी. सो मलिक होल्डिंग आउट के कॉन्सेप्ट के अंदर मलिक जो है वो फंसा देगा, ठीक है, असद को भी, सॉरी आबिद को भी और साद को भी, और इन दोनों को ज्वाइंटली भी इन पे केस फाइल कर सकता है मलिक. तो ये 3 सिनेरियोज बन सकते हैं उस केस के. तो ये तभी पॉसिबल है. ये तो ज़्यादा चीखता रहेगा मैं पार्टनर नहीं हूं, लेकिन लॉ कहता है भाई मिस रिप्रेजेंटेशन हुई और उस मिस रिप्रेजेंटेशन पे मलिक ने बिलीव करके, फेथ रख के उसने लोन दिया था. हाँ, अगर साद ने झूठ बोला, मिस रिप्रेजेंट किया और आबिद ने रिफ्यूज कर दिया, या साद ने झूठ बोला, मिस रिप्रेजेंट किया, लेकिन आबिद के इल्म में ही नहीं है कि उसके बारे में ऐसा झूठ बोला गया है, तो उस सिनेरियो के अंदर शायद एक बख्शिश मिल जाए कि पार्टनर ना समझाए. लेकिन अगर मिस रिप्रेजेंटेशन उसके सामने और आबिद ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फॉर्मेशन दे दी, तो अब वो फंसेगा. तो ये होल्डिंग आउट के ऊपर उसने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा था और कहा था बताइए क्या मलिक रिकवर कर सकता है. तो आपने होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था और कहना था कि हाँ जी मलिक रिकवर कर सकता है अगर ये सिनेरियो पेश आया तो. ठीक है जी, तो ये सिनेरियो था जी, ये लास्ट सवाल था
जो पार्टनरशिप से आया हुआ था। इसके साथ ही बेटे मैंने आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारे पास पेपर्स जो हैं जो रीसेंट अटेम्प्ट के हैं आफ्टर द स्कीम चेंज वो साथ साथ करवाऊंगा, टॉपिक वाइज वो भी मुकम्मल हो गए। मैंने जो आपसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी, आपको बताया था कि बुक के अंदर जितनी प्रैक्टिस होगी वो भी करवाऊंगा, वो भी मुकम्मल होगी, कोर्स भी मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही मेरी तरफ से बस ड्यूटी मुकम्मल होगी। मैंने पहले भी एक क्लास में एडवाइस की थी कि बेटे कभी हिम्मत हारने लगो तो ये रियलाइज़ करना कि मैंने बहुत एफर्ट की है, सो आप मेरी एफर्ट की थोड़ी लाज रख लेना। और सेकंड पीस ऑफ एडवाइस कि अभी से भी अगर प्लान करोगे कि मैं दिन के 2 सवाल एक दफ़ा लिख के देखने हैं, क्योंकि बेटा आप लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रिटन में आ रहा है कि आप राइटिंग स्किल्स बहुत वीक हैं। आप पहली दफ़ा जाके जब पेपर में लिखना शुरू करते हो और फिर वो भी लॉ का पेपर, तो बड़ा चैलेंजिंग सा होता है। आपको ऐसा लगता है आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करके आए हो, बट इनफैक्ट ये मैथमेटिकल पेपर है अब, और मैथमेटिकल पेपर में आपके नंबर सीधे सीधे कटते हैं जब आप ऐसी बोंगी मारते हो। आप कुछ ऐसी बात लिखते हो जो आपको लगता है आपने बहुत अच्छी लिखी, लेकिन एग्जामिनर को लगता है ये क्या लिख के गया है, इसको मैं क्या, ये कहना क्या चाहता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उन क्वेश्चंस को रोज के 2 सवाल लाजमी लिखो, और 2 सवाल लिख के उनको एक दफ़ा चेक करो कि सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, और कंपेयर करो कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो और आपको कितना लेवल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन याद करने हैं, प्लीज़ ऐसा गंदा काम मत कीजिएगा, गुनाह कबीरा मत कीजिएगा। सिर्फ ये देखें कि यार मैंने जो अपनी बात एक्सप्रेस की है, एग्जामिनर ने कैसे एक्सप्रेस किया, उसको 2-3 दफ़ा पढ़ लें। आप अगली बार जब लिखने बैठेंगे तो आपको खुद ब खुद, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कॉपी बड़ी जल्दी कर लेते हैं, सो हम उसको खुद ब खुद उस रिफ्लेक्शन को कॉपी कर रहे होंगे। ठीक है, सो विद दैट आई बिलीव कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, आपके हंसते हुए चेहरे नजर आए, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।